जय हिंद साथियों, आवेश अकेडमी के न्यू वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम यूपी लेखपाल मैथ मॉक टेस्ट नंबर 7 को करेंगे। उम्मीद करता हूं कि इसके पहले आए हुए वीडियो सीरीज को आपने देखा होगा। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें जो आज का पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें कह रहा है कि यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% तक बढ़ाया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले हमको ये पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है। तो अगर वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें तो होता है वो आपका भुजा स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसको बेसिक से करने चलें तो हमारा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम एक लॉजिकल चीज़ को सोचते हैं। यहाँ पे दिया है कि भुजा को 10% बढ़ाया जाता है, तो हम पहले लिख लेते हैं कि इसमें 10% का फ्रैक्शन क्या होगा। तो फ्रैक्शन की बात करें तो ये होता है आपका 1/10। अब ये लिखा कैसे गया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज को बताया था कि 1/100 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 10 बटा यहाँ पे 100 करेंगे तो 1 0 यहाँ से कट जाएगा। तो इसका फ्रैक्शन अगर बात करें तो आपका कितना होगा, 1/10। अब हम मान लेते हैं कि अगर हमारी इनिशियल जो भुजा है वो कितनी है, 10 है। तो 10 पे वो कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो अब कितना होगा, 11। तो पहले अगर भुजा 10 थी तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 100 होगा। इसी तरीके से अब भुजा कितनी है, 11 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 121। अब यही देखना है कि कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पहले 100 थी, अब कितनी है, 121 है। तो बढ़ा कितना है, 21। अब ये 100 पे ही बढ़ा है 21, तो कहने का मतलब कि अब जो क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है वो कितना हुआ है, 21% हुआ है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका होगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 25% 150 हो तो 150 का यक्ष प्रतिशत वह संख्या हो तो यक्ष का मान क्या होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई संख्या ये है, ठीक, उसका 25% जो है वो कितना है, 150 है, ठीक है। यहाँ से हम ए का मान निकाल लेते हैं कि वो संख्या क्या है। तो 25% का फ्रैक्शन निकाल लें तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 25% का बटे 100 करेंगे, 25 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 1/4। यहाँ आपका ये 150 के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम ए का मान निकालें तो ए का मान कितना हो जाएगा, इधर 4 से जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 चौका 60। तो ये हो जाएगा आपका 600, ठीक है। तो ए का मान निकल गया कितना, 600। अब इसी संख्या का, अब क्या कह रहा है, इसी संख्या में कह रहा है कि 150 का यक्ष प्रतिशत वही संख्या हो। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम जैसे 150 का हम निकालें यक्ष प्रतिशत तो ये संख्या के बराबर है, कहने का मतलब इस 600 के बराबर है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम 150 को इधर से हम डिवाइड करें तो यक्ष प्रतिशत बराबर हमको क्या मिलेगा, तो ये आपका हो जाएगा बटे 150। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये चीज़ यहाँ से कैंसिल। तो यहाँ से आपका ये कितनी बार में कटे, 4। और ये यहाँ से यक्ष प्रतिशत बराबर आपको क्या मिल गया, 4। तो हमको चाहिए क्या, यक्ष प्रतिशत नहीं, यक्ष का मान चाहिए। तो एक्चुअल में इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ से यक्ष और प्रतिशत का मान बटे 100 हो जाएगा और इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 4 के बराबर। तो यहाँ से यक्ष बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 का गुणा इसमें हो जाएगा 4 में, तो ये कितना हो जाएगा आपका 400। तो यक्ष का जो मान निकल के आया है वो क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन 400, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा ऑप्शन सही है, 400 यक्ष का मान। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, हाँ, इसमें कह रहा है कि ए एक वस्तु बी को 20% लाभ से बेचता है, बी उसी को सी को 10% और सी डी को उसको 12.5% की लाभ से बेचता है। और तदनुसार लास्ट में डी ने उसे कितने रुपए में खरीदा है, तो 29.70 रुपये मूल्य दिया उसको खरीदने के लिए, इतने पैसे में उसने खरीदा है। तो ए ने उसको कितने रुपए से खरीदा होगा। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि ए ने बी को कितने प्रतिशत लाभ से बेचा है, तो 20% लाभ से बेचा है। तो 20% का फ्रैक्शन अगर लिखें तो हमें कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 1/5। कहने का मतलब अगर ए ने 5 से खरीदा होगा तो बेचा कितने का होगा, 6 का, ठीक है। लाभ होना चाहिए। अब यहीं से बी सी का बात करें, बी कितना प्रतिशत लाभ लिया था, तो 10% का लाभ लेकर बेचा है। इसका अगर फ्रैक्शन की बात करें तो 1/10, अभी पहले क्वेश्चन में हमने बताया। तो 10 का अगर बी ने खरीदा होगा तो बेचा कितने का होगा, 11 का। इसी तरीके से सी डी के बीच की बात करें तो ये क्या किया, 12.5% के
प्रतिशत लाभ से बेचा है सी ने डी को, तो 12.5% का फ्रैक्शन की बात करें तो आपका होता है 1/8। तो यहाँ से ये 8 रुपये में अगर सी ने खरीदा है तो डी को बेचा होगा 9 का। अब इसी चीज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है, तो पहले यहाँ से इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं 2 से, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3। हाँ, एक बात ध्यान रखनी है कि इसी बीच में आपका कैंसिल नहीं करना है, जैसे कि यहाँ से 5 से 5 10 काट दें, ऐसा नहीं होगा। ये इनिशियल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू, इसमें से कैंसिल आउट कर सकते हैं। एक ही जो रो में है, एक ही कॉलम में है, उसको कैंसिल आउट नहीं करना है। अब इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 × 5 और × 4 तो 50, ये इसको हम कह सकते हैं 20, और ये हो जाएगा आपका 200। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका, ये आपका हो जाएगा 27 और × 11, तो ये आपका हो जाएगा 297। ठीक है, अब ये कैसे गुणा होके आ रहा है, तो इसके लिए मैं एक कैलकुलेशन की एक वीडियो लेक्चर लाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि कैलकुलेशन आसानी से जल्दी से कैसे करना है। ठीक है, तो अभी बस इतना समझ लीजिए कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 297। ठीक, तो अब ये कह रहा है कि अब फाइनली डी ने ए ने खरीदा था 200 का, अब यहाँ पे ये जो 297 है, ये डी इस मतलब वस्तु का मूल्य को अदा किया था, मतलब इतने में खरीदा था 297 में, एक्चुअल में लेकिन दिया कितना है, तो वो दिया है आपका 29.7। तो ये 297 कितने के बराबर है, तो 297 बराबर है आपका 29.7 के। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 1 की बात करें तो ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले सही कर लेते हैं, तो यहाँ से इसको हम डिवाइड कर देंगे इसमें, तो 297 में डिवाइड करेंगे तो आपका हमारा मान निकल के आएगा 1/10। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान 1/10 है, तो हमको ये 200 यूनिट का मान निकालना है। तो 200 यूनिट का मान निकालने के लिए पहले इस चीज़ को हम इरेज कर लेते हैं यहीं पे हम, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान हमको पता चल गया, तो हम 200 यूनिट का मान निकाल लेंगे। यहाँ से 1 यूनिट का मान 1/10 था, तो 200 में इसमें 200 का गुणा कर देंगे, तो ये चीज़ यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना हमारे पास, 20 रुपये। तो कहने का मतलब इसमें कह रहा है कि ये ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा होगा, तो ए ने उसको खरीदा होगा 20 रुपये में इनिशियली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले तीसरे क्वेश्चन में एक बात समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी मिले तो आप यही प्रोसेस अप्लाई करिएगा। इसमें जो लाभ दिया है तो हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं। अगर यहीं पे हानि चीज यहीं पे बोला होता कि ए ने इसको 20% की हानि से बेचा है, तो यहाँ से हम इसको जैसे 5 रुपये का खरीदा था तो कितना हानि हुआ, 1 रुपये का, तो यहाँ से हम 5 से यहाँ पे आप 4 कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर इसमें हानि या लाभ की बात होती है तो यहाँ से हम माइनस या लाभ के केस में प्लस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि 80 बाल पेन 140 रुपये बेचने पर विक्रेता को 30% की हानि होती है। ठीक है, तदनुसार उसे 30% लाभ कमाने के लिए 104 रुपये में कितने बाल पेन बेचने होंगे। तो ठीक है, पहले हम एक बाल पेन का मूल्य निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 80 बाल पेन की बात करें तो 80 बाल पेन जो है 140 रुपये में बेचा गया, तो एक बाल पेन कितने में बेचा गया होगा, तो एक बाल पेन का सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 140/80। यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो ये आपका 2/4 मिलेगा। ठीक है, अब इस पे क्या है, इस सेलिंग प्राइस पे हमको कितने प्रतिशत की हानि होती है, तो 30% की। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस हमको पता चल गया एक बाल पेन का, तो एक बाल पेन का कास्ट प्राइस निकालने के लिए, एक जो बाल पेन है उसका कास्ट प्राइस निकालने के लिए, खरीद मूल्य निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे कि जैसे ये 30% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो ये कितना होगा, 3/10। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ है, 30% की हानि हुई है, तो यहाँ पे 10 रुपये के अगर उसके कास्ट प्राइस है तो 3 रुपये का घाटा हुआ है, तो ये 7 होगा सेलिंग प्राइस। लेकिन एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितने के बराबर है, ये आपके बराबर है 7/4 की। ठीक है, तो यहाँ से 1 का मान निकालेंगे, 1 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, हमको लेकिन ये कास्ट प्राइस चाहिए एक पेन का, तो यहाँ से हम 10 यूनिट का मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 और गुणे
10, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट कर लें तो ये 5 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो जो एक बॉल पेन का कास्ट प्राइस निकल के आया है वो कितना आ गया, वो आपका निकल के आ गया 5/2 रुपये। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि हमको 30% लाभ कमाना है। 30% लाभ कमाने के लिए अगर वो जैसे ये फ्रैक्शन में लिखा हमने, ये कास्ट प्राइस हो गई आपकी। ठीक है, हमको लाभ कमाना है, कहने का मतलब हमको 10 पे 3 का लाभ कमाना है, मतलब सेलिंग प्राइस 13 होना चाहिए, मतलब 13 को बेचना चाहिए। तो ये 10 कितने के बराबर है एक्चुअल में, कास्ट प्राइस बराबर है आपका 5/2 के। तो यहाँ से अगर हम 1 यूनिट का मान निकालें तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5/2 और गुणे 10, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 1/4 के। लेकिन हमको चाहिए कितना का मान, 13 का। तो यहाँ से 13 का निकाल लेंगे तो 13 कितने के बराबर होगा, 13 बराबर होगा आपके 13/4 के। अब ये सेलिंग प्राइस एक, जब हमें 30% का लाभ चाहिए तो हमको कितने में बेचना होगा एक पेन को, 13/4 रुपये में। ठीक है, लेकिन अब ये पूछ रहा है कि हमने 104 रुपये को 4 रुपये में बेचा है तो कितने पेन बेचे। तो एक पेन का मूल्य इतना है, मतलब इतना में बेचा, और टोटल 104 रुपये का बेचा, तो हमने कितना मूल्य, कितने पेन को बेचा होगा। तो 104 बटा आपका 13/4, तो यहाँ से आपका ये ऊपर चला जाएगा 4, तो 104/13, यहाँ से गुणे कर देंगे 4 का। ठीक है, यहाँ से आपका ये कट जाएगा 8 बार में। ठीक है, तो ये दोनों गुणा कर देंगे तो हमको कितना पेन बेचना पड़ेगा, कि हमको 30% का लाभ होगा। तो 104 रुपये में हम अगर 32 पेन को बेचते हैं तो हमको कितने प्रतिशत का लाभ होगा, वो हमको लाभ होगा 30% का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। चलिए ठीक है, यदि किसी अंश 7 की वृद्धि कर दी गई और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम में 2 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तदनुसार भिन्न और अंश का दोनों का योग पूछ रहा है। चलिए मान लेते हैं कि फर्स्ट लाइन में क्या कह रहा है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। तो मान लेते हैं कि अंश कितना है, अंश अगर x है तो हर कितना होगा, उससे 3 अधिक होगा, तो x प्लस कितना होगा, 3 होगा। तो हमारे पास जो भिन्न बनी तो वो क्या मिलेगी, x प्लस 3 मिलेगी। अब अगले लाइन में कह रहा है कि यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए, यहाँ हमको 7 की वृद्धि करनी है। ठीक है, सर ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 3 की वृद्धि लिखनी है, तो यहाँ 3 होगा। ठीक है, अंश में हमने 7 की वृद्धि कर दी और हर में 2 की कमी कर दी जाए। अब यहाँ हमको 2, हर में 2 की कमी कर दी गई। ठीक है, तो वो कितने के बराबर हो गया, वो आपका बराबर हो गया 2 के। अब इस चीज़ को सॉल्व कर ले जाए, सॉल्व करने पे क्या आता है, x प्लस 7, और यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू आपका 2 के बराबर होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस 7 इज इक्वल टू, इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2x प्लस 2। ठीक है, अब इस 2 को हम इधर लाएंगे और इस x को हम इधर लाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस x। तो यहाँ से ये आपका मिल गया 5 और यहाँ से ये घटाएंगे तो x मिलेगा। तो x का मान हमको कितना मिल गया, 5। तो कहने का मतलब अगर हम हर अंश की बात करें तो अंश कितना हो गया आपका 5, हर की बात करें तो यहाँ से 5 और प्लस 3, तो ये आपका हो जाएगा 8। अब पूछ रहा है कि अंश और हर दोनों का योगफल कितना होगा। तो अंश आपका 5 आ गया, हर कितना है, 8 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 5 और प्लस 8, तो आपको मिलेगा 13। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर उस कार्य को 10 दिन में करते हैं, और सी तथा ए मिलकर 12 दिन में करते हैं। तो तदनुसार ए बी सी अगर तीनों एक साथ काम करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या कह रहा है कि ए
और बी मिलके किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। इसी तरीके से बी और सी उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, तो उसको करते हैं 10 दिन में, ठीक है। इसी तरीके से सी और ए मिलके अगर उस कार्य को करें तो वो कितने दिन में करते हैं, तो उसको करते हैं 12 दिन में। तो इनका एलसीएम ले लेंगे तो हमें वो टोटल वर्क मिल जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना होगा, 20, 10 और 12 का। तो यहाँ पे एलसीएम इसका होगा आपका 60, ठीक है। तो यहाँ से ए और बी द्वारा एक दिन में किया गया कितना यूनिट काम करेंगे, तो ये आपका करेंगे 3 यूनिट। 60 में हमने 20 से भाग दिया है तो 3 यूनिट मिला। अब यहीं से अगर हम बी और सी की बात कर लें कि वो एक दिन में कितने यूनिट कार्य करेंगे, तो 60 में हम 10 से भाग दे देंगे। तो यहाँ से आपका होगा ये 6 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। इसी तरीके से अगर सी और ए की बात करें तो वो कितने यूनिट काम करेंगे, तो वो आपका करेंगे 5 यूनिट, ठीक है। अब ये सब मिलके ये अगर सब चीज़ को इसको जोड़ा जाए तो ए बी, बी सी और सी ए ये सब मिलके कितने यूनिट काम करेंगे, तो कहने का मतलब अगर इसको जोड़ा जाए तो आपका आएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी। एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, तो 3 और 6, 9 और 5 14। तो यहाँ से 14 यूनिट ये दोनों 2 बार मिलेंगे। कहने का मतलब ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार। तो यहाँ से इनको बस एक बार इनका चाहिए। तो इनका पहले हम देख लेंगे कि ए बी और सी एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे। तो यहाँ से इसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा, 7 यूनिट, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि अब इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट है। और ए बी सी एक दिन में किया गया तो ये 7 यूनिट कर रहे हैं। तो हम अगर दिन निकालें तो यहाँ से 60 यूनिट और बटा कीजिए 7, तो यहाँ से दिन निकल जाएगा। तो यहाँ से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, 56 और बचेगा यहाँ से 4 और बटे 7, इतना डेज होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि यदि a/3 इज इक्वल टू b/2 हो तो इतना का मान चाहिए हमको। तो हम पहले इस चीज को हम लिख लेते हैं, a/b इज इक्वल टू 3/2। अब ये कैसे आया, तो यहाँ से हमने b को इसके नीचे ला दिया और 3 को यहाँ पे ले गए, ठीक है। तो यहाँ a/b का मान कितना हो गया, 3/2। अब इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया है कि 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 3a माइनस 2b। यहाँ से अगर हम b कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, या फिर हम ऊपर नीचे b से भाग दे दें। तो पहले वाले में भाग देंगे तो कितना मिलेगा हमको, 2a/b प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे b से भाग देंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सेम यहीं पे a/b हो जाएगा और यहाँ से -2, ठीक है। ये 3 है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से हम a/b का मान रख देंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 इंटू 3/2। a/b का मान कितना है, 3/2 प्लस 3 बटे 3 इंटू a/b का मान यहाँ पे दिया हुआ है 3/2 माइनस 2, ठीक है। अब इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। और यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा 9/2 और यहाँ से -2। तो इसको हम यहाँ से लिखते हैं। तो ऊपर ये 6 आ गया था और नीचे आपका आया है 9/2। तो यहाँ से हो जाएगा ये 9 माइनस 4 और ऊपर चला जाएगा ये 2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 12 बटा के ये नीचे 5, ठीक है। यहाँ से ये माइनस हो जाएगा और ये जो नीचे 2 आया था ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में
तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक बर्तन ए में अम्ल तथा पानी का जो रेशियो है वो 5:2 है, ठीक है। इसी तरीके से कोई बी बर्तन है, उसमें अगर अम्ल और पानी का रेशियो देखा जाए तो उसमें कितना है, 8:5 के अनुपात में है। और उन बर्तनों के मिश्रण में से किसी अनुपात में मिश्रण निकाल लिए जाते हैं। अब कोई अनुपात में मिश्रण निकाल लिया गया होगा तो उनका जो मिश्रण का जो अनुपात आया वो कितना आया है, 9:4। तो अब ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे हैं, अब जैसे यहाँ पे अम्ल और पानी का रेशियो कितना है, 5:2, तो टोटल कितना होगा, मतलब पूरा यौगिक का मान कितना है, 7 है, जिसमें से 5 यूनिट कितना है, अम्ल है। हम एक ही का लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो 5 यूनिट अम्ल 7 पे है। इसी तरीके से अगर बर्तन बी की बात करें तो बर्तन बी में टोटल कितने यूनिट पानी और अम्ल और पानी का अनुपात है, तो वो कितना है, टोटल अमाउंट की बात करें, सॉरी, तो ये आपका है कितना, 8 और 5 13 है। और एक्चुअल में अम्ल की बात करें तो अम्ल कितना है, 8 है, ये बटे आपका हो गया 13। अब ये जो निकल के आया है ये आपका आया है औसत। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं एक वीडियो सीरीज, जो पिछले वीडियो सीरीज आई है उसमें हमने एक क्वेश्चन जैसे दूध और पानी का मिश्रण था, तो उसमें हमने बताया था कि औसत को हम ये इनिशियल लेते हैं, फाइनल लेते हैं, और उनके जो औसत होते हैं उनके औसत को हम बीच में लिखते हैं। तो यहाँ पे उनका अम्ल का और ये पानी का रेशियो दिया है, तो 9 और 4, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 13। लेकिन अम्ल की बात कर रहे हैं तो अम्ल कितने में 13 है, 13 में कितना है, 9 यूनिट है। अब इनको हम पहले इस नीचे को, ये फ्रैक्शन को हम पहले पूर्णांक में बदल लेते हैं, तो उसको कैसे बदलते हैं तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये चीज़ जो 13 है और ये 7 है, इस चीज़ को हम क्या करते हैं, इनका हम लेते हैं एलसीएम। 13 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 13 गुणे 7 होगा। तो अब इसी चीज़ को हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 13 गुणे 7 से, और सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी गुणा करेंगे कितना से, 7 गुणे 13, और यहाँ भी सेम वही काम। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने एलसीएम लिया है, हम इसको गुणे में करके इसलिए लिख रहे हैं कि ये चीज़ यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। इसलिए हम बार बार एक चीज़ को गुणा करो, पूरी चीज़ को काट कर वही चीज़ लिखो, तो गुणा वहीं पे करो जहाँ पे फाइनल आंसर लिखना हो। अगर देख रहे हो कि अगर क्वेश्चन में वो चीज़ कैंसिल आउट हो जा रही है तो उसको गुणा करके मत लिखो, ऐसे आपका टाइम भी बचेगा और किसी चीज़ को कैंसिल आउट करने में, सरल करने में आसानी भी होगी। इसीलिए बस हमने इसको गुणे के टर्म में ही लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ से ये 7 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 13 का गुणा 5 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 65। अब यहाँ से ये 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 56, ठीक है। अब यहाँ से बचा कितना, अब ये 13 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 63। तो अब ये रेशियो हम निकाल लेंगे। हमने बताया था कि इसका डिफरेंस यहाँ लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3, सॉरी, अभी इसका डिफरेंस लिखेंगे तो देख यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जो इनका डिफरेंस आएगा वो आपका कितना आएगा, तो हो जाएगा ये 7 10 संबंधे 3। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि किस अनुपात में हमने वो बर्तन ए से और बर्तन बी से जो हमने अनुपात लिया था, तो बर्तन ए से हमने 7 यूनिट का लिया था और बर्तन बी से अगर बात किया जाए तो 3 यूनिट का लिया था। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका है, सॉरी ये कुछ गलत हो रहा है, 1 मिनट इसमें चेक कर लेते हैं। सॉरी ये डिफरेंस आपका यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ से 65 में से 63 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है, ये आपका 2 होगा, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, ठीक है। अब रेशियो आपका जो आंसर जो निकल के आएगा वो आपका आएगा, पहले जो अनुपात लिया था तो हमने बर्तन ए से 7 यूनिट लेंगे और बर्तन जो बी से मान निकल के आएगा वो आपका कितना होगा, 2 यूनिट। तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें कह रहा है कि यक्ष संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत px है। तो तदनुसार हमको जो जितनी संख्याएं हैं उनका कुल का औसत कितना होगा, ठीक है। तो यक्ष संख्याओं का औसत y है, कहने का मतलब कि यक्ष संख्याओं का कुल योग कितना होगा, तो वो आपका होगा यक्ष इंटू वाई। इसी तरीके से y संख्याओं का कुल योग कितना होगा, वो आपका होगा y इंटू यक्ष। अब कह रहा है कि पूरा का औसत चाहिए, तो ये कुल योग और बटे कितनी संख्या है, यक्ष संख्या इधर है और y संख्या इधर है, तो इन दोनों का जोड़ हम कर लेंगे, यक्ष प्लस y। तो ऊपर कितना हो गया, 2 यक्ष वाई बटे
यहाँ से x प्लस वाई, ऑप्शन में करा लीजिए 2xy बटे x प्लस वाई। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन सही है वही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक परीक्षा में 100 छात्रों का प्राप्तांक गणना में उसका सार्थकीकरण किया गया, तो गलती से 86 की जगह हमने 68 अंकित कर लिया। तो इसकी वजह से जो उसका औसत आया वो आपका कितना औसत आया? 58 आया। ठीक है, तो इसमें जो है 100 छात्र थे टोटल। 100 छात्रों का अगर औसत एक्चुअल में जो गलत सही किया गया है 68 लेके चला गया तो कितना आ गया था औसत हमारा? वो आपका औसत आ गया था 58। ठीक है, लेकिन हमको गणना करना था कितना? 86। हमने गणना किया कितना? 68 का। ठीक है, तो हमने कम कितना कर दिया? कम हमने अगर देखा जाए तो हमने कम किया है 18 का। ठीक है, तो अब 58 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एक्चुअल में हम खुद ही कम गिने हैं, तो इससे तो कम होने से रहा। इससे औसत जब भी होगा इससे ज़्यादा ही होगा। तो ये सेकेंड ऑप्शन और ये आपका फोर्थ ऑप्शन, ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। अब चेक करना है कि कितना बढ़ेगा। तो ये आपका कितना है? 18। 18 अंक जो है हमने कम अंक कम उसमें जोड़ के औसत निकाला था। तो ये 18 100 में बटेगा। तो हमने इसमें 18 से किया 100 से 18 में 100 से डिवाइड किया। तो अब सिर्फ 18 का औसत देखा जाए, अगर कुल योग 18 है 100 पे तो कितनी औसत आएगी? वो आपका आएगा कितना? 0.08। लेकिन हम ये इतना बढ़ेगा तो 58 पे इतना बढ़ेगा तो हम इसको ऐड कर लेंगे इसमें। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा? 58.18। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से खरीदता है। ठीक है, अब यहाँ मान लेते हैं कि एक पेन का जो कास्ट प्राइस है वो कितना है? 10 रुपये में 7 पेन। तो कहने का मतलब यहाँ से 10/7 हो गया। ये आपका क्या हो गया? ये आपका कास्ट प्राइस हो गई, इतना रुपए। अब उसने इस पे 40% लाभ से इसको बेचा है। चलिए ठीक है, तो अगर हम 40% को फ्रैक्शन में लिखते हैं तो इसका होगा अब कितना? 2/5। तो अगर पहले कास्ट प्राइस कितनी है, मतलब 5 है, तो इस पे लाभ लिया है ये 2 का, तो वो बेचेगा कितने में? 7 में। ठीक है, तो हमें यहीं 7 का मान निकालना है। तो एक्चुअल में कास्ट प्राइस का मान आया है कितना हमारा? 10/7। तो एक का मान कितना आएगा? एक का मान आपका आ जाएगा 2/7। ठीक है, तो 7 का मान अगर हम निकालें तब कितना आएगा? तो 2/7 गुणे 7 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? 2 के। तो अगर हम एक पेन का जो सेलिंग प्राइस है अगर उस चीज़ की बात करें तो हमारा कितना है? 2 रुपये। ठीक है, हमने खरीदा था कितने में? 10/7 रुपये में एक पेन, बेचा कितने में? इतने रुपए में, तो हमको प्रॉफिट हो गई 40% की। अब ये कह रहा है कि अगर खरीदार को 10 रुपए में कितने पेन मिले, तो अब हम 10 रुपए में कितने पेन मिले, उसने 10 रुपया देकर खरीदा है, तो यहाँ से अब 10 और यहाँ से अगर जो खरीदने वाला है, दुकानदार तो बेच रहा है तो उसके लिए तो ये सेलिंग प्राइस हो गई ये 2 रुपए, लेकिन जो खरीद रहा है उसके लिए तो ये कास्ट प्राइस है। ठीक है, तो ये 10/2 तो ये आपका आ जाएगा 5 के बराबर। ठीक है, तो जो खरीदार है उसको 10 रुपए में कितना पेन मिला? तो 5 पेन मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में इतने घंटे में 24 किमी चलती है। पहली बात तो हम मान लेते हैं कि नाव का जो स्पीड है वो आपका v है और धारा की स्पीड जो है वो आपका है u। तो ये क्या कह रहा है कि धारा के विपरीत, तो अगर नाव जाएगी धारा के विपरीत तो वो इतना स्पीड इसका माइनस कर देगी। ठीक है, तो ये स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड यहाँ से 24 किमी चला है, कितने घंटे में चला है? तो 6 घंटे में चला है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना मिल गया हमको? 4 इसकी एवरेज स्पीड निकल गई किमी पर आवर। ठीक है,
तो यहाँ से ये आपके कितने के बराबर हो गया, 4 के। इक्वेशन 1 बन गया यहाँ से। अब कह रहा है कि धारा की दिशा में जब चलती है, धारा की दिशा में करने मतलब ये नाव की चाल और प्लस धारा, तो वो उसको और धक्का देगी और तेज गति से जाएगा तो कम समय लगेगा। तो वहीं दिया है कितने में चला है वो, 20 किमी की दूरी 4 घंटे में तय किया, तो स्पीड कितनी रही होगी। तो स्पीड दोनों की मिला के स्पीड अगर बात किया जाए तो वो आपकी रही होगी 5 किमी पर आवर। तो यहाँ से ये कितने के बराबर हो गया, 5 किमी पर आवर। अब इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से 2v का मान हो जाएगा आपका 9, ये दोनों को ऐड करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v का मान निकल के आ जाएगा 4.5, इसका आधा कर देंगे 9 का। अब इसमें से u का मान निकलना है तो इसमें से माइनस कर देंगे तो u का मान निकल के आ जाएगा 0.5, ये आपका आ जाएगा किमी पर आवर, ये भी आपका हो जाएगा किमी पर आवर। ठीक है, ऑप्शन मैच करा लीजिए, ये नाव की है स्पीड और ये आपकी धारा की स्पीड है, तो ये यही है, सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक धनराशि 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो कितना है, 31 रुपये है। तदनुसार वह धनराशि कितनी है। पहली बात, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम फॉर्मूला बेसिस पे नहीं जाएंगे, हम इस चीज़ को जिस मेथड से समझा रहे हैं उसको बस आप थोड़ा सा ध्यान लगा कर समझने की कोशिश कीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा इस पे क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा और चीज़ों इस ऐसे क्वेश्चन से आपका डर भी खत्म होगा। ठीक है, तो पहले हमारे पास टाइम की बात करें तो टाइम कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है। ठीक है, और जो रेट की बात करें तो आपका दर है वो आपका कितना दिया है, 10%। अब यहाँ से जो इनके बीच का CI और SI का डिफरेंस जो दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट और यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट, इसका जो डिफरेंस है वो आपका कितना है, 31 रुपये है। ठीक है, अब हमको मान लेना है कि P कितना है, तो P मान अपने हिसाब से हमें मानना है, तो हम x माने या फिर कोई अंक मान लेते हैं। ठीक है, तो पहली बात हम इस चीज़ को मानेंगे कैसे कि हमारा P क्या होना चाहिए, तो इसको हम पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे। फ्रैक्शन में हमने लिखा कितना हो गया, 1/10। तो अब इसी का इस वर्ष में जैसे यहाँ पे 10 आया है तो 10 का हम क्यूब निकालेंगे। अगर यहीं पे T का मान 2 होता तो हम 100 लेके चलते हैं। तो हमें जो P मानना है इसी के आधार पर मानना है, मतलब जो दर दिया है और समय दिया है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि हमारा जो मूलधन है, जो धनराशि थी हमारे पास वो कितनी है, 1000 रुपये है। ठीक है, तो इसको अब लगाते हैं, ये 1000 है तो पहले वर्ष 10% का ब्याज के हिसाब से कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100 रुपये। दूसरे वर्ष भी सेम SI होगी, तीसरे वर्ष भी सेम SI होगी। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पे जो ब्याज लगता है और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है सबको मिला के जो ब्याज बनता है वो होता है आपका कंपाउंड या चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब इस ब्याज पे भी लगेगा 10% रेट से, तो यहाँ से इसका अगर 10% करेंगे 1/100 तो क्या हो जाएगा आपका 10 होगा दूसरे वर्ष। अब यहाँ भी लगेगा सेम वही, तो यहाँ से भी 10% लगेगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये 10 रुपये। ठीक है, ये ब्याज है, एक्स्ट्रा ब्याज जो ब्याज पे लग रहा है, और तीसरे वर्ष तो अभी यहाँ जब आगे बढ़ेगा तो इस पे भी लगेगा। ठीक है, लेकिन अब इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा तीसरे वर्ष में, दूसरे वर्ष का जो ब्याज निकल के आया है। तो यहाँ से अगर हम इस पे 10% का ब्याज लगाएं तो हमको कितना मिलेगा, 1 रुपये। तो ये तो तीनों वर्ष का जो है आपका ये कितना हो गया, ये क्या है आपका SI है। ठीक है, ये आपका SI है, और ये पूरा कितना है, ये अगर पूरे की बात करें तो ये पूरा क्या है आपका, ये पूरा आपका CI है। तो इसमें से अगर हम SI निकाल दे तो हमको ये मिला कितना, दोनों का डिफरेंस 31। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पे 31 को ही डिनोट कर रहा है। तो हमने जो प्रिडिक्ट किया था, हमने जो मान के रखा था कि हमारा जो धनराशि है 1000 रुपये, तो एक्चुअल में वो सही धनराशि है, यही धनराशि होगी। जैसे यहाँ पे 31 को शो कर रहा है, तो यहाँ से एक को करेगा तो इसी तरीके से 1000 कितने को बताएगा, तो ये आपका 1000 के बराबर होगा। तो जो हमारा जो सही आंसर है वो आपका है क्वेश्चन नंबर
13 का तीसरा ऑप्शन। इसमें समझने वाली बात यह है कि हमको जो मानना था वो चीज़ हम पहले सीखेंगे कि मानेंगे कैसे। तो ये हमने पी माना था कैसे, तो इसको चीज़ को समझ लीजिए। हमारे पास समय दिया है, दर दिया है और दोनों का डिफरेंस दिया है। यहीं पे कभी कभी हो सकता है कि बस सी आई दे दे और या फिर एस आई दे दे, तो इस चीज़ को हम प्रेडिक्ट करेंगे, इसी चीज़ को मान लेंगे। अब यहीं से इस चीज़ इसको हम उसके जैसे यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि एस आई देता है, तो एस आई अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि 300 या 400 कुछ देता, तो इस चीज़ों को ऐड करते हैं, ये इसको 400 के बराबर करते हैं, वहाँ से 1 यूनिट का मान निकालते हैं, वहाँ से फिर हम धनराशि निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस दिया है, तो ये आपका जो दिया है ये पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष का एस आई है, और ये पूरा जो है आपका वो है सी आई, एस आई प्लस जो एक्स्ट्रा ब्याज लगता है वो। तो इन दोनों का डिफरेंस ये पूरा इतना है, और इसको चीज़ को निकाल लेंगे तो डिफरेंस कितना है, 31 का है। तो कहने का मतलब जो हमने धनराशि मान के रखा था वही सही आंसर है, 1000। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि एक खिलौने की कीमत 20% बढ़ाने पर खिलौने की बिक्री में संख्या में 15% की कमी आई, ठीक है। मान लेते हैं कि 20% का हमारे पास फ्रैक्शन क्या होगा, तो 20% का फ्रैक्शन होगा हमारे पास 1/5। तो अगर पहले कीमत 5 थी, अब कीमत कितनी हो गई, 6 हो गई, वृद्धि हुई है बढ़ाने पर। अब यहाँ पे हम 15% का फ्रैक्शन लिख लेते हैं, तो 15 का फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, 3/20 होगा, 5 या 15, हाँ 3/20 होगा। तो पहले अगर मान लेते हैं बिक्री 20 थी, अब कितनी हो जाएगी, 17, क्योंकि कम हो रहा है। तो अगर हमने जो ये कीमत है हमने इस पे खरीदा था, तो कितना खरीदा था, 20, इन दोनों को हम ऐड कर गुणा कर देंगे। कहने का मतलब जैसे अगर मूल्य 5 है, हमने 20 खरीदा, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 100। इसी तरीके से अगर अब 6 है, हमने खरीदा कितना, 17, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 102। तो पहले 100 लगता था, अब कितना लगता है, 102। तो बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है, कितना बढ़े, कितने पे बढ़ा है, तो 100 पे बढ़ा है। तो 100 पे बढ़ा है, तो कहने का मतलब कि हर 100 पे कोई वैल्यू कितना होती है, उसका उतना प्रतिशत होती है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 200% की वृद्धि हुई, या सॉरी 2% की बढ़ोतरी या वृद्धि हुई। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 मीटर ऊंची दीवार बनाने में 25 व्यक्ति 20 दिन लगाते हैं, ठीक है। तदनुसार उसी प्रकार 8 मीटर ऊंची दीवार 10 दिनों में कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो हम इसको कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है एक्चुअली, यहाँ पे काम करने वाले पर्सन मतलब कितने पीपल हैं, इनटू जो दिन लगाते हैं वो, इनटू आवर है तो आवर भी होगा, और यहाँ से जो वर्क होगा वो वर्क वो बराबर होगा। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं P1 है, D1 है, H1 है, यहाँ पे वर्क कोई है W1, इसी तरीके से आपके किसके बराबर होगा, जो पर्सन P2 है, D2 इंटू H1 अगर घंटा है तब, यहाँ पे जैसे आवर में भी वर्क बात चल रही है तब इसके बराबर होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 10 मीटर ऊंची दीवार, 10 मीटर ऊंची दीवार का मतलब कि ये वर्क हो गया, और यहाँ से व्यक्तियों की संख्या दिया है P1 का मान, यहाँ पे इसका, इसको हम क्या लिखेंगे, 25, मतलब 25 व्यक्ति 20 दिन तक काम किए, और कितना काम किए हैं, 10 मीटर दीवार को बनाए हैं। इसी तरीके से हमें व्यक्तियों की संख्या पता नहीं है, लेकिन दिन कितने दिन तक काम कराना है, उनसे 10 दिन काम कराना है 8 मीटर ऊंची दीवार बनाने के लिए। अब इसी चीज़ को सॉल्व कर लीजिए, तो जो आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ से हो जाएगा 5 से, और ये हो जाएगा आपका 5 यहाँ से कैंसिल आउट, तो ये अब 8 से गुणा होगा जाके उधर 5 में, तो आपका हो जाएगा ये 40। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या हमारे पास कितनी होनी चाहिए, तो 40 8 मीटर दीवार बनाने के लिए। इसका जो सही आंसर है वो आपका है 40। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे दिया है x तथा y के सभी वास्तविक मान के लिए ये जो 4x माइनस y है वो 3 से विभाज्य है। तो इतना का मान किससे, हमेशा किससे विभाज्य होगा। तो हम मान लेते हैं कि x y का मान कुछ मान लेते हैं।
पहले हम मान लेते हैं कि x कितना है, 1 है। वास्तविक मान कुछ भी ले सकते हैं। y का मान कितना है, 1 है। तो अब यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे y का मान रखेंगे 1, 4 गुणे 1 माइनस हुआ 1, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 3। ये 3 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो विभाज्य है। ठीक है, यहाँ से अगर रिमाइंडर की बात करें तो 0 आएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं, कहने का मतलब ये विभाज्य है। ठीक है, हमने 1 1 क्यों लेके चला है, क्योंकि इस वैल्यू पे ये विभाज्य है। अब एक वैल्यू और लेके चलते हैं, देखते हैं कि उस पर कौन से मान पे विभाज्य है कि नहीं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास x का मान कितना है, x का मान 2 है, और तब y का मान कितना रखना होगा कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है, अगर 4 गुणे 2 करते हैं तो आपका हो जाएगा 8। तो माइनस करना है, तो माइनस हम कर लेते हैं, 2 का माइनस कर लें तो कहने का मतलब हम y को 2 ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर भी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, देखते हैं कैसे। 4 गुणे 2 माइनस 2, इससे ये संख्या 3 से डिवाइड होगी कि नहीं, तो होगी। 4 गुना के 8 माइनस 2 6/3, तो ये इसका भी रिमाइंडर आ गया आपका 0। कहने का मतलब ये अगर हम x का मान 2 रखें और y का मान भी 2 रखें तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। अब यही मान एक बार एक एक रख के देख लेते हैं, एक बार 2 2 रख के देख लेते हैं कि ये कितने से संख्या विभाज्य हो रही है। तो एक रखेंगे तो क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो 7 और 4 11 -2 ये 9, तो ये आपका 9 से विभाज्य, ये संख्या 9 से विभाज्य होगी अगर 1 1 रखे तो। ठीक है, ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 2 रख के देखते हैं, तो 2 रख के देखते हैं मान क्या आता है। तो 2 रखेंगे तो यह आ जाएगा 4 गुणे, यहाँ से 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, यहाँ से फिर वही बात हो जाएगी 7 गुणे 4 माइनस 2 गुणे 4, तो 4 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, और ये फिर वही चीज़ हो जाएगा 4 + 7 - 2। तो यहाँ से इसको क्या लिखेंगे, 4 गुणे 9, तो जो संख्या निकल के आई है क्या, 4 गुणे 9 36, तो 36 9 से विभाजित है कि नहीं, तो 36 9 से विभाज्य। तो हर बार क्या निकल के आ रहा है, हर बार निकल के यही आ रहा है कि ये संख्या 9 से विभाज्य है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है 9। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको पहले हम लिख लेते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, 10 को, तो 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, तो कुछ मान निकल के आ रहा है, नहीं तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 5, तो यहाँ से 2 बाहर निकल सकता है, तो 2 बाहर निकलेगा तो इसको क्या लिख देंगे, तो 2√5। इसी तरीके से अगर हम 40 की बात कर लें तो 40 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम 16 या 20, इसको लिख सकते हैं हम क्या, 4 गुणे 10, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, √10 में, और ये यहाँ से 80 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 5 80, इस चीज़ को। तो यहाँ से लिखेंगे इसको हम 16 गुणे 5, यहाँ से हो जाएगा ये 4, अंदर में कड़ी में 5 हो जाएगा, कड़ी में 5 दिया हुआ है, इसको हम अलग से लिख लेते हैं। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 बटा रूट में 10 प्लस रूट में 20 प्लस रूट में आपका कितना है 40 है, माइनस रूट में 80 दिया हुआ है, माइनस रूट में 5 दिया हुआ है। तो हम अब इसका हम सभी का मान रखेंगे, तो ये 15 वैसे ही का वैसे ही रह गया, √10 वैसे ही लिख लेते हैं क्योंकि इसका कोई हमने डिफरेंस नहीं किया, तो जैसे का तैसे लिख दिया। तो √20 को ये लिखा हमने, तो +2√5। ठीक है, इस चीज़ को सही से लिख लेते हैं। यहाँ पे प्लस लिखते हैं सही से। ठीक है, अब ये √40 को हमने क्या लिखा है, तो √40 को हमने लिखा है यहाँ से 2 + 2 यहाँ से 10 हो गया, और करड़ी में 80 को हमने क्या लिखा है, तो करड़ी में जो 80 है उसको लिखा है हमने 4√5। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4√5 -√5। तो √5 को हम एक तरफ कर लेते हैं और √10 को एक तरफ,
तो इसको हम लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ से इसको हम लिख लेंगे 15/√10 और 2√10, तो ये आपका हो गया 3√10। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 5 हो गया, या और ये कितना हो गया 2, तो ये माइनस में 5 और प्लस में 2, तो ये आपका हो जाएगा -3√5। अब इस चीज़ को हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें डिवाइड कर देंगे 3 से, तो आपको हमको मिलेगा कितना, ये आपको मिलेगा 5/√10 और -√5। अब यहाँ से हम करेंगे परमीकरण, ठीक है। इस चीज़ को हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, अगले पेज पे। मान कितना आया था, ये आया था आपका 5/10 माइनस यहाँ से था कड़ी में 5। अब इसका परमीकरण करने का मतलब कि हम इसका अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये चीज कड़ी में 10 - 5, ठीक है। अब इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक साथ इसको लिख लेते हैं, कड़ी में 10 और प्लस कड़ी में 5। अब इसको अगर हम फार्मूले पे देखें, a - b और a + b का, नहीं सॉरी ये प्लस रहेगा, तो हाँ a + b में तो a² - b², तो 10 का कड़ी में 10 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 10, और माइनस कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 5। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 5। ये चीज़ कितने से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, कड़ी में 10 प्लस कड़ी में 5। जो सही आंसर है आपका, वो ऑप्शन जो नंबर देखें तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका है कड़ी में 10 और प्लस कड़ी में 5, क्वेश्चन नंबर 17 का तीसरा ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब कास्ट प्राइस, मतलब कह रहा है कि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के बिक्री मूल्य जो सेलिंग प्राइस है उसके बराबर है, तो 10 वस्तुओं का जो कास्ट प्राइस है वो गुणे 16 वस्तुओं का जो है सेलिंग प्राइस वो आपस में बराबर है। तो यहाँ पे कास्ट प्राइस बटे यहाँ से हो गया आपका सेलिंग प्राइस, ये कितने के बराबर है, तो ये 16/10 के बराबर है। तो यहाँ से इसको हम सरल कर लेते हैं, तो 2 8 है, ये 5। तो कास्ट प्राइस कितनी है, कास्ट प्राइस यहाँ से मान लेते हैं कि कास्ट प्राइस 8 हो गई, और सेलिंग प्राइस कितनी हो गई आपकी, तो 5 हो गई। तो पूछ क्या रहा है कि लाभ हुआ है कि हानि, तो हमने खरीदा 8 रुपये में, बेच रहे हैं 5 में, तो लाभ होगा कि हानि होगा, तो हानि होगा। कितना हानि हुआ है, 3 का हानि हुआ है। कितने पे हुआ है, तो 8 पे हुआ है, तो 1/8 का मान होता है 12.5, तो इसका हम 3 गुना कर देंगे 12.5% को, ठीक है। अब इसका हम 3 गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा 37.5%, ठीक है। क्वेश्चन इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी। अब ये चीज़ हम कैसे बार बार लिख दे रहे हैं कि 1/8 का 12.5 और इसका, तो इस चीज़ को जो परसेंटेज की सीरीज स्टार्ट होगी, मतलब पूरा कंप्लीट मैथ का जो हम पोर्शन लेके हम आएंगे, जो वीडियोस लेके आएंगे, उसमें हम परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे या फिर हो सकता है नंबर सिस्टम से स्टार्ट करें, तो उसमें हम बाकायदा समझाया जाएगा बेसिक से कि कैसे चीज़ों को लिखा जा रहा है। 1/8 है फ्रैक्शन है, तो उसको हम डायरेक्ट कैसे लिख दे रहे हैं कि प्रतिशत में क्या होगा, ठीक है। तो अभी इतना बस मान लीजिए कि 1/8 का मान होता है 12.5%, तो ये 3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 37.5%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि x के पावर -1 पूरा -1 को x -1 से विभाजित किया तो हमें भागफल क्या मिलेगा। चलिए ठीक है देखते हैं। तो कहने का मतलब कह रहा है कि ये है, हम इसमें x -1 से कर रहे हैं डिवाइड, तो हमको क्या मिलेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर कोई संख्या है a इनवर्स लिखी गई, तो इसका मतलब ये होता है, तो यहाँ पे x इनवर्स का मतलब हो जाएगा क्या, x 1/x -1, और ये हो जाएगा आपका x -1। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1, यहाँ से हो जाएगा 1 - x बटा यहाँ से x -1, ये नीचे जो x ये आया था ये हो जाएगा इसमें गुणा। अब यहाँ पे साइन उल्टा है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ से मिलेगा आपका -x -1 बटे x इंटू यहाँ से हो जाएगा x -1, ये सेम है कट जाएगा, तो बचेगा क्या -1/x। कहने का मतलब कि अगर इस संख्या में इससे हम भाग देंगे तो हमको जो भागफल मिलेगा वो मिलेगा -1/x।
इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये व्यंजन दिया हुआ है, इसमें हमको डिवाइड करना है। तो पहली बात, हमने एक क्वेश्चन में हमने बताया था कि जैसे अगर कोई संख्या a बाई बी, यहाँ से अगर हमने भाग दे रहे हैं कि c बाई डी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बाई बी इंटू डी बाई सी। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ है। अब इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ से अगर हम इसको गुणनखंड करके लिखें इस वैल्यू को, तो ये हो जाएगा आपका यक्स, यहाँ से 2 माइनस यक्स माइनस 1, ठीक है। अब बटे कैसे हो रहा है, तो ये चीज़ आगे बताई जाएगी, ठीक है। यहाँ फिलहाल इतना समझ लीजिए, एक को समझा देते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ से यक्स स्क्वायर है माइनस 3x प्लस 2 है, तो इसको मान लेते हैं कि कितना है। अगर इसका हमको इसको फैक्टर में लिखना है, ठीक है, गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस यक्स प्लस 2। अब इस चीज़ को हमने ऐसे क्यों तोड़ा, तो हमको इस चीज़ को ऐसे ऐड करना है कि इन दोनों के गुणनफल, जो पहला और आखिरी पद है, उनके गुणनफल के बराबर है। तो इनका और इनका गुणनफल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर। अब इनको ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि इन दोनों का गुणनफल इनके बराबर है, तो इन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, तो यही मिल रहा है, ठीक है। अब यहीं से हम करेंगे x कॉमन, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन होगा तो x माइनस 2, और यहाँ से अगर देखा जाए तो x माइनस 2 दोनों में है, इसको हम कॉमन कर लिए तो x माइनस 2 इंटू x माइनस 1। तो ये हमने पहला ये लिखा, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें इसमें ऐसे ही होंगी। तो इसमें अगर हम इस वाले को लिखें तो x माइनस ये 3 2 होगा और x माइनस 2। अब ये भाग वाला पोर्शन है तो इसको हम पहले गुणा कर लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन ऊपर लिखा जाएगा, ये वाला जो बहुपद है ये नीचे लिखा जाएगा। तो इसको अगर हम ऊपर लिखें तो क्या लिखेंगे, तो x माइनस यहाँ से हो जाएगा 4 और यहाँ से x माइनस 3। इसी तरीके से इसका फैक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4, इसी तरीके से x माइनस 1। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट, ये वाला चीज़ यहाँ से, ये आपका यहाँ से ये, तो आपका मान निकल के आ जाएगा 1। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर x का मान ये है तब हमको इतना का मान चाहिए। चलिए ठीक है, देखते हैं कैसे लगेगा ये। तो हम मान लेते हैं कि x बराबर कितना है, x बराबर दिया है 1/3 और प्लस 3 घाते 1/3 ही है, ये 13 लिखा गया है यहाँ पे बटे में, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में जो हमको निकालना है उसको क्यूब निकालना है। तो पहले हम इसका क्यूब ही कर लेते हैं। तो इसका हम अगर क्यूब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पहली बात a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है उस चीज़ को समझ लीजिए। तो a प्लस बी का होल क्यूब का जो फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। तो हम इसका क्यूब करेंगे तो कितना होगा 3, तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा 3 प्लस 3 इंटू ए बी, इसका और इसका गुणा, तो इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये अगर अपोजिट करें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से लिख लेते हैं और नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। अब इंटू में -1/3 है, ठीक है। अब ब्रैकेट में इतना का जोड़ मतलब इसको लिख लेते हैं एक स्टेप, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। प्लस 3 की पावर 1/3। अब इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं अलग से। देखिए ये दिया है 3 की पावर 1/3 है, इसी तरीके से यहाँ भी 3 की पावर 1/3 है। तो अगर कोई संख्या ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मान कितना होता है 1, ठीक है। अब कैसे होता है इस चीज़ को समझिए। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, वो इनवर्स को 1/a, तो इसी तरीके से कट जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे इसको देखिए तो 1/3, अभी इसको हम गुणा करेंगे, ये जो माइनस हटाने के लिए हम इसको नीचे कर लेंगे, तो ये नीचे कर लिया तो ये हो गया कैंसिल, तो ये चीज़ तो हो गई 1, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे क्या, ये आपका हो जाएगा 3 और 3 6 प्लस यहाँ से
सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे होगा -1। ठीक है, ये तो खत्म हो गया, ये 1 हो जाएगा। ये तो अभी अब इसको तो अभी समझाया हमने, तो ये यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते इस चीज़ को, इस चीज़ को हम ऐसे ही लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये होगा आपका 3, यहाँ से हो जाएगा आपका 1/3 प्लस ये हो जाएगा 3, और ये आपका हमने निकाला है अभी कितना है 1, और ये ब्रैकेट में इतना का मान कितना है यक्स है, तो यहाँ से हम कर देंगे इसको यक्स। ठीक है, अब हम कर लेते हैं, अब इसमें क्या चाहिए, क्या 3x3, तो हम इसको इसमें 3 से गुणा कर लेते हैं। तो पहले हम इसको x³ के बराबर हमारा इतना है, तो इसमें हम जब 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 से हम गुणा करेंगे तो यहाँ से इधर भी 3 से सब में गुणा होगा, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे तो आपका मिलेगा 9, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बटे 3, तो ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ से प्लस ये हो जाएगा 9 आपका x, तो ये ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x³ बराबर ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 9x, ये 10 हमको चाहिए ये माइनस, तो इधर हम कर देंगे 10 को, 3x³ माइनस आपका ये हो जाएगा 10, ये बराबर कितने का होगा 9x³। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है 9x। इस चीज़ को समझ लीजिए, और सीधा इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि x³ निकालना है, x का मान दिया है, हमने x का क्यूब किया, क्यूब करने के बाद ये चीज़ समझाया कि हमने एक कैसे आ गया ये, तो एक बता दिया। और यहाँ से इस चीज़ को ये खुद x दिया है तो हम इसको x के बराबर लिख लेंगे और बाकी चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा जो मान निकल के आया था 3x³ माइनस 10 का मान, तो आपका आएगा 9x। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समीकरण ए दिया हुआ है और दूसरा समीकरण ए दिया हुआ है, तो ए और बी का हमको मान निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व तो नहीं करेंगे, ऑप्शन से जाएंगे, ऑप्शन से मान निकालेंगे। ठीक है, एक एक ऑप्शन चेक कर लेंगे। पहली बात कि अब तीनों यहाँ पे अगर पहला इक्वेशन देखा जाए, ये अगर ए और बी का मान है तो ये चीज़ इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हम पहले एक इक्वेशन को चेक करते हैं, अगर वो सही हुआ तो दूसरे को चेक करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला चेक करते हैं, यहाँ पे 11a प्लस 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 प्लस। अब कुछ चीज़ जोड़ के हम ला ही नहीं सकते कि वो 0 आए, खास तौर से अगर वैल्यू पॉजिटिव हो, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। अब दूसरा ऑप्शन हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन अगर रखेंगे हम तो आपका हो जाएगा -33 और +30, यहाँ से आपका हो जाएगा 23। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर इसको हम ऐड कर दें तो ऐड करेंगे तो कितना होगा 53 प्लस 33 आना चाहिए 0, लेकिन 0 आएगा ही नहीं यहाँ से, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। अब इसको चेक करते हैं 2 रख के, यहाँ से अगर हम 2 रखें यहाँ से तो हो जाएगा आपका 22, ये माइनस हो जाएगा 45 के और प्लस हो जाएगा 23 की, तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये 45 माइनस 45, तो ये आपका ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, तो सही लग रहा है कहने का मतलब एक इक्वेशन पे चेक करके हम तुरंत टिक नहीं करेंगे, हम अगले इक्वेशन में भी उस वैल्यू को पुट करके देखेंगे। तो यहाँ से आपका अगर ये देखा जाए तो 14 हो गया, यहाँ से आपका ये +6 माइनस 20, तो ये वाला भी ऑप्शन सही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको दूसरा चेक करेंगे तो ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 11 के बराबर, तो यहाँ 11 नहीं होगा नहीं, ये 20 माइनस 20 हो जाएगा, तो आएगा 0, यहाँ 11, तो ये बराबर तो है नहीं, तो अगला ऑप्शन चेक करेंगे। तो अगला ऑप्शन चेक करेंगे तो ये प्लस प्लस वैल्यू है, तो सेम वही कंडीशन, ये तो ये भी सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं, ये सही हो रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन में यहाँ पे होना चाहिए 0। ठीक है, इसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिए आप, इस जो क्वेश्चन में है यहाँ पे आपका होगा ये कि 11 की जगह ये जो वैल्यू दिया है यहाँ आपका होगा 0। ठीक है, तब ये वाला ऑप्शन सही है, थर्ड वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई द्विघात समीकरण है, ठीक है, जिसके मूल जो हमारे पास है अल्फा और बीटा है। ठीक, तो किसी द्विघात समीकरण अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई द्विघात समीकरण a x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। पहले इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए, 6 नहीं है, यहाँ पे b है, सॉरी बहुत सारा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा का जो मूल है, इसका हम अगर दोनों मूल का ऐड की बात करें तो सम ऑफ रूट की,
तो ये आपका आता है -b/a। इसी तरीके से अगर इन दोनों के प्रोडक्ट की बात करें दोनों मूलों की, तो वो आता है आपका c/a। तो अब इस इक्वेशन के लिए हम अल्फा बीटा का मान निकाल लेते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन है ax² + bx + b है, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा और प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, -b/a, और अल्फा और बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा b/a, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम पहले यहीं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका हम गुणा इसमें, इसका गुणा हम इसमें करेंगे, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटे हो जाएगा कड़ी में अल्फा बीटा। यहाँ पे मान अगर रखते हैं हम अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा -b/a, ठीक है। इसी तरीके से इसका मान रख लेंगे हम, तो ये कड़ी में हो जाएगा b/a। तो ये चीज़ ऊपर एक कट गई, ये चीज़ नीचे कट गई, तो हमारे पास माइनस में मान निकल के कितना आ गया, b/कड़ी में a। तो अब इस चीज़ को हम यहाँ पे रख लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, रूट में अल्फा है बटे रूट में बीटा प्लस रूट में बीटा है बटे रूट में अल्फा प्लस फिर रूट में b है बटे रूट में a है। तो इसका मान हमने अब भी निकाला है, कितना आया है, ये आपका आया है कि रूट में बीटा बटे रूट में रूट में b बटे रूट में a, प्लस में यही चीज़ रूट में b और बटे रूट में a। तो इस चीज़ को हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो मान निकल के हमारा आ जाएगा 0। ये कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, 0। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वो आपका है 0। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि रेंज क्या होता है। जैसे ऐसी कोई सीरीज दी है, ठीक है, हमारे पास जैसे ऐसे अंक का कोई सीरीज दिया होता है, तो उसका हम रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, परास जो निकालते हैं हम, तो वो निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो जो मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू होती है और जो मतलब लोवेस्ट वैल्यू होती है, उनका डिफरेंस जो निकल के आता है वही होता है रेंज। तो इसमें अगर हाईएस्ट वैल्यू की बात करें तो 120 है, और लोएस्ट वैल्यू की बात करें तो वो 60 है। तो ये आपका हो जाएगा 120 और -60, तो ये आपका निकल के आ गया आप 60। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है 60। 100, 120, 70, 75, 90 और 60 का जो रेंज है वो आपका कितना है, 60 है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं, कुछ चीज़ों में आपको जो कन्फ्यूजन रह जाता है, तो आप उस चीज़ को आप कमेंट में उस चीज़ को पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।